समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा। समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का, ये समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का। इसमें दिखता अक्स लोहिया गांधी के अरमानों का। हो बांटे दर्द गरीबों मेहनत कश मजदूर किसानों का, साथ ही सब धर्मों वर्गों महिलाओं छात्र जवानों का। ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा। हरे रंग में खुशहाली, नई सुबह की डाली के संग नई फसल की हरियाली। मिली जुली तहजीब हमारी विश्व शांति रखने वाली, एक हाथ में ईद मिलन तो एक हाथ में दिवाली। ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा। आजाद हिंदुस्तान की ये आवाज है, इस पार्टी पे देश करता नाज है। आजाद हिंदुस्तान की ये आवाज है, इस पार्टी पे सदा देश करता नाज है। इसके नीचे लोकतंत्र है, स्वाभिमान आजादी है, छे तो ये विदेश की पूंजी भारत की बर्बादी है। लखनऊ में आना श्री अखिलेश यादव जी को घर से नहीं निकलने दे रही थी भाजपा की सरकार। ले जाना था के साथ किसानों के बीच, लेकिन कोरोना का बहाना बनाकर उनको घर के अंदर ही कैद किया। इसका विरोध हुआ और उन्होंने घर से बाहर निकल करके महामहिम राज्यपाल जी राजभवन और मुख्यमंत्री जी आवास के बीच चौराहे धरना दिया। मैं भी उनके साथ था, गिरफ्तारी हुई, इसलिए मैंने अपने साथियों से कहा था कि बड़ी संख्या में लोग गुनाह है, क्योंकि एक कानून है जिसमें कोविड-19 का जो अधिनियम बनाया है, उसके प्रशासनिक स्तर पर ये व्यवस्था रहती है। हालांकि वो गिरफ्तारी श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के आज वो सबसे बड़े नेता हैं।
उनको वो निकलने नहीं दे रहे थे। और राजनीतिक कारण है, उसके विस्तार में मैं चर्चा नहीं करूंगा, सब जानते हैं। मैं गाजियाबाद में ही पला बड़ा पढ़ा और यही लगातार राजनीति के जरिए, समाज के जरिए अपनी गतिविधियों को मैं अंजाम देता रहा। आदरणीय कुलदीप तलवार जी ने, डॉक्टर बी.एल. गौड़ साहब ने और अरुण कुमार त्रिपाठी जी ने कुछ ऐसा कहा है जो बहुत गंभीर मामला है। मैं 25 साल पहले यही गाजियाबाद के डॉक्टर अम्बेडकर पार्क से जब मेरे साथी सादगी और ईमानदारी के लिए 25 साल हो गए, इसका अभिनंदन किया और वहां भी कहा, आपकी 25 साल के बाद दोहराता हूं। और ये बात श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के सानिध्य में रहा। 1974 में जब उन्होंने मुझे विधानसभा का भारतीय क्रांति दल का टिकट दिया और चौधरी साहब स्वयं भी मेरा चुनाव का उद्घाटन करने के लिए कुछ गाजियाबाद आए थे, तो मैं पढ़ता था और छात्र संघ का सदस्य था। इस बात को उन्होंने कहा कि जो सार्वजनिक जीवन है इसमें ये बहुत कठिन काम है, आसान लग सकता है क्योंकि इसका बहुत जिंदाबाद होती है, जय जयकार होती है, लेकिन ये काम खतरनाक है। और तब जब आप सरकारी ओहदे पर हो जाए, मंत्री पद पर चले जाए। चौधरी साहब ने हमेशा मुझे समझाया कि राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में वो तमाम गुंजाइश है चकाचौंध के कारण और जो उसमें संभावनाएं हैं, उसमें जो सुविधाएं हैं, जो संसाधन हैं, बहुत जल्दी इसमें नेता भ्रष्ट हो सकता है। इसलिए संभल के चलना, ईमानदारी मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। ये अवगुण में ना बदले, इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। मेरे पास मैंने मुख्यमंत्री से कहा, जब उन्होंने मुझे कानून विभाग दिया, कारागार का विभाग दिया, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि उसमें बहुत ऐसी मित्रताएं हैं। और कैबिनेट की बैठक में भी मैंने कई बार कहा, लेकिन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि इसीलिए ये विभाग आपको दिए जा रहे हैं कि जो खतरा है वो खतरा न पैदा हो। और मैं आज भी मानता हूं ये स्वभाव मानव का कई तरीके से संचालित होता है, परिस्थितियां संचालित करती हैं, उनको अवसर मिलता है, उसकी संचालित होते हैं। और जो इर्द गिर्द वातावरण रहता है वो भी बहुत प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। लेकिन हर परिस्थिति में आप ईमानदार बने रहें, ये बहुत
लोगों के लिए उनको लगता मुश्किल काम है। काफी आसान है। ईमानदार होना, सच्चरित्र होना, किसी तरह का कांचन ना लगे, इसका कुछ खर्चा नहीं होता है। सिर्फ आपको एक निष्ठा के साथ काम करना होता है। आप बेईमान नहीं हो सकते। मैंने कई बार उस वक्त कहा था, यमुना एक्सप्रेस पे नोएडा से लेकर के आगरा तक पिछली सरकार जो हमारी सरकार के पहले सरकार थी, उनको किसानों को मुआवजा नहीं मिला। गोलीबारी हुई, उसमें कई किसान, आधा दर्जन किसान भूमि के शिकार हुए। जब हम सरकार में आए तो मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई कि इन किसानों के साथ न्याय होना चाहिए, और मुझे उस कमेटी का चेयरमैन बनाया है। उसमें नोएडा कमेटी के अधिकारी, डीएम, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, कमिश्नर मेरठ, ये सब उस कमेटी के सदस्य थे। उसमें बिल्डर और बड़े उद्योगी घराने, वो भी अपनी बात कहने के लिए आया। उस कमेटी की सुनवाई करने में मुझे 1 साल लगा। और दबाव था। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि ये जो आपने मुझे इसका चेयरमैन बनाया है, ये मुश्किल काम है और कई तरह के दबाव पड़ते हैं। तब भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने चेयरमैन इसीलिए बनाया, जिसमें किसी और मिनिस्टर को चेयरमैन बना सकता था, क्या आप किसी के दबाव नहीं आएंगे। और ये बात मुझे चौधरी साहब ने भी कहा और श्री अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि चाहे जो भी हालात हो, चाहे जो भी दबाव हो, लेकिन अगर आपके पास अधिकार है, आपके पास अवसर है, तो किसानों के पक्ष में ही फैसला करना। और पहली बार पूरे देश में 65% अतिरिक्त मुआवजा जिनकी जमीन यमुना एक्सप्रेस में गई थी, उसका मैंने उसको बढ़ाया। उस प्रस्ताव को मैं कैबिनेट में लेके गया, फिर विधानसभा से उसे पास कराया। इसलिए मैं ये सोचता हूं कि ईमानदार रहने में कुछ खर्चा नहीं होता है। आदमी के साथ जीवन आदमी का चलता रहे, इसमें कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं है। आपका कमिटमेंट होना चाहिए, आपकी निष्ठा होनी चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए। और नहीं तो उससे कम छोटे फैक्ट्री के लोग भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, जेल में है और कई राज्यों में फंसे हुए हैं। और ये तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। ये जब अवसर मिलता है तो ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है और बहुत मुश्किल से कभी कभी मिलता है। मैं अपने मित्रों से भी कई बार कहा कि समाज में कई तरह के संकट हैं। उन संकटों से निपटना, लगातार काम करना उनसे निपटने के लिए, ये भी एक संकट है। 1947 में आजादी मिली
अधिकार मिले और उसके बाद 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ। समानता का अवसर का इसमें वादा है, नागरिक सुरक्षा का वादा है और इसी तरह का कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, कोई विषमता नहीं करेगा। ये व्यवस्था भारतीय संविधान में है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, जो उसके सभापति भी थे, मामला भी संविधान सभा में बहुत बहस के बाद इसको तैयार किया था, लेकिन 1975 आते आते भारतीय संविधान खतरे में चला गया। तो 1947 आजादी आई, 1950 भारतीय संविधान लागू हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के जो मूल्य थे, जिनके लिए गांधी जी ने संघर्ष किया, आंदोलन किया, और वो अधिकार जनता को मिले, लोकतंत्र के अधिकार, समाज के साथ जीने का अधिकार, जो व्यवस्था भारतीय संविधान में है, अभिव्यक्ति का अधिकार, बोलने की आजादी का अधिकार, भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 में इसकी व्यवस्था दी गई है। लेकिन 1975 आते आते भारतीय संविधान खतरे में था, लोकतंत्र समाप्त कराया था। 1 लाख लोग जेल में थे, मैं भी उनमें से एक छोटा कार्यकर्ता, मेरा जेल में बंद था। जनता ने अपना फैसला बदला और कहा जिनके हाथ में सत्ता गई थी वो इस लायक नहीं है कि वो भारतीय संविधान के अनुसार काम कर सके। आज तक ये दोबारा संकट आ जाए, ये भी आपकी लोकतांत्रिक परीक्षा है भारत, क्योंकि तमाम विषमताएं हैं, समाज में नफरत है, दूरी है और समाज को बंटवारा करने का खतरा है। भारतीय जनता का स्वभाव सद्भाव का स्वभाव है, मेल जोल का स्वभाव है। ये स्वभाव भारतीय जनता का एक प्राकृतिक, उसके पास ताकत है, उससे यह स्वभाव पैदा हुआ। भारतीय संविधान के लागू होने के पहले भी उनके पास ये ताकत थी कि वो मिलजुल कर रहे। भारत की आजादी में भी सबने हिस्सा लिया है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि हम बंटवारा करेंगे, समाज में अधिकारों में हस्तक्षेप करेंगे, नागरिक आजादी छीनेंगे, अभिव्यक्ति का किसी को अधिकार नहीं होगा। ये एक अस्थायी विचार है और मैं इसको इसलिए मानता हूं कि कोई कितना भी ताकतवर हो, कोई कितना भी अहंकारी हो, कितना भी गंभीर हो और ये सोचता हो कि हम जनता के विचार के विपरीत कोई अपना विचार दे सकते हैं, ये भारतीय समाज में लागू नहीं हो सकता। किसानों का क्या करते हैं, वो आंदोलन में है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, उनकी फसल की लूट होती है। नौजवानों का क्या करते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जाती है। आज हर स्तर पर ये आम चर्चा रहती है कि भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार क्यों है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारक हो सकते हैं।
इस तरह का समाज बनता जा रहा, व्यवस्था बनती जा रही है। और जो लोग प्रशासन में रहते हैं वो ये समझते हैं कि ये लोकतंत्र उनके लिए ही आया है। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वो भारतीय संविधान के अनुसार काम करें। लोक सेवक है, चाहे वो कितना भी बड़ा उनका पद हो, कितना भी बड़ा औहदा हो, लेकिन वो जनता से बड़ा नहीं हो सकता, जनता से ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन ये अधिकार का दुरुपयोग है, जो भी ये दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं वो या तो जेल में होते हैं या सत्ता के बाहर चले जाते हैं। आज चारों तरफ अराजकता क्यों है? जनता के साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है? बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, अत्याचार बढ़ रहा है, अन्याय बढ़ रहा है, विषमता बढ़ रही है। ये किसके कारण बढ़ रही है? व्यवस्था का संचालक कौन है? किन लोगों के हाथ में सत्ता चली गई? कौन प्रशासनिक व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं कि हम जनता से ऊपर हैं? चाहे डीएम हो, चाहे पुलिस के बड़े अधिकारी हो, वो जनता से ऊपर नहीं हो सकते, भारतीय संविधान से ऊपर नहीं हो सकते। उनको संविधान के पहिए में ही काम करना पड़ेगा। अगर उन्हें ये गलत फहमी है, अगर ऐसा सोचते हैं कि हम जो अधिकार उनके पास है उसका दुरुपयोग करके समाज को कैसे भी हाँक सकते हैं, संविधान को कैसे भी चला सकते हैं, तो कैसे भी नहीं चला सकते हैं। संविधान में जो प्रिस्क्राइब्ड व्यवस्था है, संविधान वैसे ही चलेगा। समाज का जो अधिकार है, समाज वैसे ही चलेगा, सद्भाव के साथ चलेगा और तभी विकास होगा। तो वैचारिक संकट है भारत की आजादी के और भारतीय संविधान के लागू होने के बाद भी आज भी पूरी व्यवस्था संकट में है। हम संकटग्रस्त दौर से गुजर रहे हैं। ये संकट किन लोगों ने पैदा किया? कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? गरीब आदमी तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। बेरोजगार नौजवान, श्रमिक, मेहनतकश लोग जो रात दिन मुश्किल से अपना जीवन चलाते हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार सिर्फ समाज के वही 10-15% लोग, पूरे देश को वो चला रहे हैं। वो समझते हैं कि उनके पास दौलत है और अधिकार भी मिला है तो वो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये बात अंग्रेज भी सोचते थे कि पूरा उनका राज है, शासन है। मैं मुख्यमंत्री जी के साथ जो हम सरकार में थे, मैं भी मंत्री था, मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का मैं सदस्य था, तो वो मुझे लेकर मैं चंदन उनके साथ एक सप्ताह रहा था। वहां ईस्ट इंडिया कंपनी का दफ्तर अभी भी है, उनका कारोबार अभी भी चलता है। मैं वहां पर भी गया और समझने की मैंने कोशिश की कि क्या कारण हो सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, व्यापार के लिए आती है, बाद में यह ब्रिटिश राज हो जाता है और पूरे देश में जो शासन कर रहे थे कुल 1 लाख थे, जो बाद में आए उन्हें मिलाकर के 1 लाख, और पूरे देश में, पूरे भारत को गुलाम बनाया, दास्ता में फंसाया। इतने लोगों के जीवन चले गए, सदियों बड़ी उसके रास्ता से मुक्ति था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है। दुनिया में कहीं भी अन्याय होगा तो मानवीय स्वभाव अब इस स्थिति के लिए तैयार नहीं है। कोई भी अगर 10% लोग ये समझते हैं कि वो अपने ताकत के बल पर, उनके पास अगर कोई राजनीतिक ताकत
मिली है राजनीति के जरिए और दौलत की लूट करके उनके पास पूंजी की ताकत है, वो समझते हैं कि वो इसे दोहरा सकते हैं अंग्रेजों की व्यवस्था को, तो अब ये संभव नहीं हो सकता। 150 करोड़ भारत के लोग हैं, अब इसके लिए तैयार नहीं है। ये देश दोबारा गुलाम नहीं हो सकता और यही वैचारिक द्वंद्व है समाजवादी विचारधारा का पूंजीवादी विचारधारा के विरुद्ध। ये सिर्फ सरकारों की छीना झपटी नहीं है, एक वैचारिक लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है। अभी मुश्किल लग सकती है, लेकिन इसके लिए लगातार काम करना होगा, क्योंकि विचार की जो ताकत है, उस ताकत के जरिए ही हम उन विचारों को हटा सकते हैं। समाजवादी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं और श्री अखिलेश यादव जी के साथ में लगातार इस काम को करता हूं कि किस तरह से लोकतंत्र कमजोर नहीं होना चाहिए। मुझे याद है कि ये कोशिश पहले भी हुई है लोकतंत्र को कमजोर करने की, लोकतंत्र को समाप्त करने की, अधिनायक तंत्र थोपने की। लोकतंत्र के साथ एक खिलवाड़ पहले भी हो चुका है, लेकिन अब ये नहीं चल सकता। हमारी लड़ाई जनता को उसके अधिकारों को देने की लड़ाई है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है। किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी का शोषण ना हो, किसी का उत्पीड़न ना हो, ये लड़ाई हमारी है और इसी के लिए हम लगातार लगे हुए हैं। मैं अपने साथियों से कहा कि तो 1 साल के बाद भी आया, इस खतरनाक बीमारी है कोविड, कोरोना, हमारे बहुत से साथियों का जीवन इसी संकट में फंसा हुआ रहता है। और मैं ये सोचता हूं कि ऐसे लोग हैं 6 महीने बाद ये फिर दोबारा से आ गई और तेजी से आ गई। और इस 6 महीने के बीच में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे, अभिनंदन करने लगे कि हमने इस पर विजय प्राप्त की है और दुनिया के मुकाबले में हम विश्व विजयी हो गए हैं, हमने बीमारी पर काबू पा लिया। प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे थे, मुख्यमंत्री जी अपने लोगों को बधाई दे रहे थे। अभी 6 महीने बाद फिर आ गई और तेजी से आ गई। 6 महीने में जो व्यवस्था सुधरनी चाहिए थी, तो 6 महीने में एक दूसरे को बधाई देने में इन्होंने खत्म कर दिया। कोई चिकित्सा का इंतजाम नहीं, इंतजाम उतना ही चिकित्सा का है जो श्री अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में व्यवस्था की थी, वही है। उसके आगे कोई न ठीक से कोई बेड बढ़ा पाए। हमारे यहाँ तो सरकार में थे तो निःशुल्क व्यवस्था थी, लेकिन अब 6 महीने बाद जब बीमारी फिर से सिर उठाने लगी तो फिर लॉकडाउन की बात करने लगे, कर्फ्यू की बात करने लगे। बीमारी गंभीर है, लेकिन जो सत्ता में लोग रहते हैं उन्हें बहुत जल्दबाजी, वाहवाही की जल्दबाजी है, एक दूसरे को श्रेय देने की जल्दबाजी है। इस जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा। गंभीर होकर के सरकारों की जिम्मेदारी है, सरकार में जो रहती है, चाहे ये अब इनका कार्यकाल तो समाप्त कराए हैं, 8 महीना मुश्किल से बचा है, अब 8 महीने में से कुछ कर भी नहीं पाएंगे। लोगों को संकट में फंसा दिया है, 4 साल से ज्यादा हो गया उत्तर प्रदेश में।
सरकार बदलने के बाद ही कुछ बदलेगा, चाहे व्यवस्था बदले, चाहे जनता के साथ न्याय का रास्ता बने। ये 2022 के चुनाव के बाद हो पाएगा। इससे बड़ा कोई धोखा नहीं हो सकता कि जो लोग सरकार में हैं और 4 साल तक कोई काम न किया हो, सिर्फ बात की हो, इसका कौन हिसाब देगा? इस बीच में जो राजस्व की लूट हुई है, जो बजट आया है सैकड़ों करोड़ रुपए का, उसका हिसाब कौन दे? तो समय बर्बाद हुआ है राज्य का, जनता का हिसाब किताब तो इनको देना पड़ेगा। ये समझते हैं कि हम इसका कोई हिसाब किताब नहीं देंगे, हम सत्ता में हैं, सत्ता के लिए नहीं होते, हुकूमत करने के लिए, हुकूमत देने के लिए नहीं होती है। वो जनता का क्या हुक्म है उसका पालन करने के लिए होती है। लेकिन अब एक दौर है, ये भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हमारी हुकूमत है तो हम हुक्म देंगे, हुक्म जनता देती है, और इसकी व्यवस्था संविधान में है। समाज में कई तरह की कुरीति है, कई विषमताएं पहले से है, लेकिन समाज उनसे निपटने का रास्ता ढूंढता है, सद्भाव का रास्ता ढूंढता है। समाज का विकास होता है, मानव रास्ते पर चलता रहता है। लेकिन अगर सत्ता में बैठे लोग ये समझने लगे कि हम समाज को संचालित करेंगे, हम पूरी व्यवस्था को संचालित करेंगे, तो ये अब नहीं हो सकता। अब भारत आजाद है, भारत जानता है, उसके पास अधिकार है। हमारे पास बहुत संत महात्मा हुए हैं, और अभी जिक्र किया महात्मा फुले का, जिन्होंने समाज सुधार का बड़ा काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत बड़ा काम किया। मैं तो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के साथ बैठ करके इन बातों को समझने की कोशिश करता रहता था। तो वो जो कमिटमेंट है समाज को सही दिशा देने का, जो अभी लोग सत्ता में है वो उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत बर्बादी कर दी। 4 साल में व्यवस्था का बना ली, पैसे की लूट हो गई, खजाना बर्बाद हो गया। अब अगर हमें मौका मिल जाएगा तो लोग ये समझ लें, चाहे वो किसी भी औहदे पे है, चाहे डीएम साहब हो, चाहे और बड़े अधिकारी हो, सरकार में बैठे हुए, चाहे वो मंत्री जी हो, इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। क्योंकि ये ऐसे नहीं चल सकता। 4 साल आप बर्बाद कर देंगे, कोई काम नहीं करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, तो जनता इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। जनता के पास सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत है। अब लोग समझते हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, इनकी बात नहीं सुनेंगे, तो आंदोलन कर रहे हैं, बात नहीं सुनेंगे, और आपने तय कर लिया है, तो फिर किसान भी तो बदलाता है, नौजवान भी बदलाता है। भारत की जनता की ताकत जो संविधान से उन्हें मिली है, मतदान की ताकत, वो अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसी कोई भी सरकार जो उनके विरोध में खड़ी होगी, उनके विरोध में काम करेगी, या सत्ता का दुरुपयोग करेगी, या पुलिस का गलत इस्तेमाल करेगी, वो सरकार नहीं रह सकती, वो सरकार चल नहीं सकती। सरकारें सिर्फ चलने, मतलब बने रहने के लिए नहीं होती है, उसके लिए काम करना पड़ता है, ईमानदारी से काम करना पड़ता है, और जो हमने वादा किया है, चाहे हमने उसकी घोषणा कैसे भी की है, उस पर अमल करना पड़ता है।
किसानों के साथ मामूली अत्याचार नहीं है। 4 महीने से ज्यादा हो गया, कोई सुनने वाला नहीं है। उनकी तकलीफ सब जानते हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये समझ लें, वो लोग जो आलोचना कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, उनको न सिर्फ इसका जवाब देना पड़ेगा, बल्कि किसानों के साथ जो अत्याचार है, नौजवानों के साथ जो अत्याचार है, उस अत्याचार का मतदान के जरिए इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को सरकार में बने रहने का अधिकार नहीं होगा फिर भविष्य में, इसके लिए वो तैयार रहें। मैं अपने तमाम साथियों का बीच बीच में मेरी बात होती रहती है। आज बड़ी संख्या में अन्य साथी भी मुझे मिले, कुछ एडवोकेट्स भी मिले, प्रोफेसर्स भी मिले और उन्होंने शुभकामना दी। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कोविड-19 का पालन करते हुए उन्होंने कहा था कि कोई रैली हम नहीं करना चाहते, सभा नहीं करना चाहते, बैठ के जो नियम है कोविड-19 का उसका पालन करते हुए। एक हमारे साथियों ने कहा कि आपको आना है, तो मैं तो 1 साल के बाद आया हूँ, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, यानी लोकतंत्र की जो ताकत है वो लोगों को बचाने की ताकत है, पर लोकतंत्र को बचाने के लिए भी लोगों की आवश्यकता है। इसलिए आप सबको मिलकर के इस लोकतंत्र को बचाने में आप अपना पूरा ताकत का इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोगों के जरिए समाज में जो उथल-पुथल है और अराजकता पैदा करने की कोशिश है, लेकिन आप लोग सद्भाव और भाईचारा बना करके एक नया समाज बनाएंगे, नई व्यवस्था बनाएंगे। और हमारी ये कोशिश है, बार बार श्री अखिलेश यादव जी ये इस कोशिश में लगे हैं कि रास्ता जनता के लिए है, रास्ता नेताओं के लिए नहीं है। इसलिए हम उस रास्ते पर चल करके जनता का साथ देंगे। जनता हमारी नेता है, जनता ही असली ताकत है। ये ताकत संविधान ने दी है, हमको सिर्फ उसे बचाना है। उस रास्ते पर चल करके मैं आप सब लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत देर तक आप लोग यहाँ रहे और आप लोगों ने इतना ज्यादा स्वागत कर दिया कि मुझे भी अब ये कोविड-19 का बड़ा खतरा तो है ही, इसलिए मैं देर तक आप लोगों को नहीं चाहूँगा कि आप यहाँ रुकेंगे। और जो हमारे मित्रों ने व्यवस्था की है, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय राजेंद्र चौधरी जी का नागरिक अभिनंदन करते हुए मेरा हृदय आप ही लोगों की तरह से भाव विभोर हो रहा है और मैं हृदय से राजेंद्र चौधरी जी का राजनीतिक जीवन में सुचिता के 50 वर्ष बहुत होते हैं। 2-4 वर्षों में ही आपकी जो लालच है, आपकी जो इच्छा है, वो आपको बेचैन करने लगती है कि कैसे भ्रष्ट हो जाए, कैसे सत्ता और धन अर्जित कर ले। 50 साल तक साधना करना कोई छोटी बात नहीं है। ये मैं राजेंद्र चौधरी जी के साथ इस गाजियाबाद की मिट्टी का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, यहाँ के नागरिकों का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, जिन्होंने ऐसा सबूत पैदा किया है जो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति में भी विलक्षण है। हम लोग पत्रकार हैं, जनसत्ता, हिंदुस्तान, इंडियन एक्सप्रेस, तमाम जगहों पर मैं रहा हूँ 30 वर्षों तक और लिखता पढ़ता रहा हूँ।
कर सकते हैं। सत्ता के इतने करीब रहते हुए भी सत्ता से इतने अलग दिखने वाले मुझे तो ऐसे राजनेता नहीं मिले। एक भी मत नहीं आया सत्ता पर का और किसी भी तरह की कोई लालच नहीं आई। और अभी मेरे साथ वसुंधरा से समझ कर आ रहे थे और अक्सर मैंने देखा है लोगों को कि और तेज गाड़ी चलाओ और लोगों से आगे निकलो, और वे लगातार अपने ड्राइवर से कह रहे थे धीरे चलो, किसी साइकिल वाले को चोट न लग जाए, किसी जो है वो रिक्शे वाले को चोट न लग जाए, किसी गाड़ी को खरोच न लग जाए। कितने लोग पैदल चल रहे हैं। ये बहुत कठिन किस्म की भावना है जो बड़ी साधना से आती है। अकेले आप 100 कदम चल सकते हैं तेजी से, लेकिन 100 लोगों को लेकर के एक कदम चलना बहुत बड़ी बात होती है। और वो भावना, वो जज्बा राजनीति का राजेंद्र चौधरी जी के पास है। मैं 1 मिनट में अपनी बात पूरी करके यहाँ से जाऊंगा। इतना कहना चाहता हूँ, राजेंद्र चौधरी जी से मैंने पूछा कि आज इस लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती है। आज बाबा साहब, आज ज्योतिबा फुले का जन्मदिन भी है, जिनको महात्मा फुले कहा जाता है। और जिन्होंने इस देश की जाति व्यवस्था को मिटाने के लिए बहुत कठिन संघर्ष किया, स्त्रियों के लिए स्कूल चलाए और 1827 में भी इनका जन्म हुआ था। आज जो है वो 11 अप्रैल के दिन उनको भी स्मरण का मौका है। और इस देश में अगर असमानता रहेगी, इस देश में अगर सांप्रदायिकता रहेगी, इस देश में अगर कट्टरता रहेगी, तो इस देश का लोकतंत्र नहीं बच सकता। राजेंद्र चौधरी जी ने मुझसे कहा भारतीय समाज का स्वरूप ऐसा नहीं है जैसा लोग इसे बनाना चाहते हैं। इसलिए भारतीय समाज को कृत्रिम रास्ते पर, कट्टरता के रास्ते पर, नफरत के रास्ते पर आप कितना भी ले जाने की कोशिश कीजिए, वो लौट करके सहज और प्रेम और सद्भाव के मार्ग पर आएगा। इसलिए लोकतंत्र की लंबी लड़ाई राजेंद्र चौधरी जी ने लड़ी है, 50 साल से लड़ रहे हैं, आपातकाल में दे रहे हैं, निरंतर संघर्ष किया है। उनकी ये विरासत, उनकी ये मसाल बहुत बड़ी है और इसको आगे ले जाना युवाओं की जिम्मेदारी है। सिर्फ फूल देना, सिर्फ माला पहनाना, ये उत्साह बहुत अच्छा है, लेकिन लोकतंत्र की मसाल को आगे ले जाने का जो जज्बा है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार मैं आंखों में भर के अपने युवाओं से कहता हूँ कि पता नहीं अगली पीढ़ी को लोकतंत्र देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए राजेंद्र चौधरी को जब देखता हूँ, उनके आत्मविश्वास को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि कोई भाई कलाम इस देश में लोकतंत्र को खत्म नहीं कर सकता, वो चाहे जितनी कोशिश कर ले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजेंद्र चौधरी जी के संघर्ष का और उनके जो है वो नेतृत्व का और उनके गुणों का अभिनंदन करता हूँ। उनके गुण अनुकरणीय है, उनको देखिए, उन्हें उनका अनुकरण कीजिए और उनसे समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आज के दौर में ऐसे राजनेता का बहुत मुश्किल है। दूर लगा कर देखिए, दूर दूर तक आप राजनेता नजर नहीं आते। जवान जाता भाई पुराने चोरी किया तो यकीन जानिए मैं बहुत खुश हुआ और आज मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ आपको अभिनंदन का। दोस्तों, नौजवानों व चल रहे हैं और निवेदन है आपसे कि इनके प्रार्थना पर आगे चले तो देश से आगे चलेंगे। अब इस देश को संभालने की बात है। अब आप समझदार हैं, अब शीर्षक
हमारे में चौधरी का क्षेत्र है, यही पैदा हुए, यही तालीम हासिल करें। अब मैंने उनसे 50 साल से दूसरा बना है। जब 1977 में पहली बार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होकर आए तो इनका करता एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, सम्मेलन हुआ था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं कल्याण हो सकता हूँ, लेकिन राजेंद्र चौधरी है उस वक्त। और मेरा आज भी यही मानना है कि राजेंद्र चौधरी एक निहायत ईमानदार राजनेता है और हम उनके पत्रों पर चलें और उनके हाथ मजबूत करें, ये मेरी कामना है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। जब उस वक्त मीटिंग हो रही थी, उस वक्त यही था, वहाँ के लोग मीटिंग में थे, ईमानदार हम लोग परिवारों से ईमानदार मिलता है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.